हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? ठीक है। मैं ठीक है नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत ही क्लीशे और बोरिंग हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है यार वो। ठीक है। तो अच्छा, जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है जिसका नाम है PYQ सीरीज है ना, जिसमें हम जनरली 440 मतलब समझ लो यार कितने बहुत सारे हैं, मतलब 4400 क्वेश्चन, 4400 के आसपास क्वेश्चन आपको करना है। जिसमें अगर हम देखें तो आज जो हम करने जा रहे हैं ना, वो आपका 12th क्लास का ही चैप्टर है जिसका नाम है फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, है ना। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखें कि यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ये चैप्टर काफी बड़ा है, मतलब इससे आने वाले जो क्वेश्चंस है ना, मेंस और एडवांस दोनों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसलिए ये जो वीडियोस आएंगे आपके सारे वो पार्ट्स में आएंगे, कहीं आएंगे आपके पार्ट्स में आएंगे। हर एक वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करे जाएंगे आपके पास और ऐसे पार्ट्स में आपके पास आएंगे, बहुत लंबा, क्योंकि लगभग 4 5 6 तो आपके टॉपिक ही बनेंगे और हर टॉपिक के अंदर ज्यादा नहीं तो कम से कम 30 40 क्वेश्चन आपके पास है। तो इसलिए आपको बने रहते हैं ना, बढ़िया। और दूसरी अच्छी बात ये है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ये बात तय होता है, हर एग्जाम्स में आते ही आते हैं, तो इसलिए करना भी बहुत बढ़िया है ना। अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत आता है ना, तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। अगर अपन बात करें, हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा है, अगर आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाले चैप्टर का अगर आपको थ्योरी चाहिए, मतलब जो भी आपको लेक्चर वाइज है, तो वो मैंने पहले ही डाल रखे हैं। आप चाहें तो जाके पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप उन जाके लेक्चर्स देख सकते हो। और उसमें भी ऐसा नहीं है NCERT प्लस उसमें मैंने कुछ मेंस और एडवांस के भी क्वेश्चन कराए, तो आपको लेक्चर में भी वहां से फीलिंग आ जाएगी। लेक्चर में एक बार फीलिंग ले लोगे तो आपसे क्वेश्चंस बहुत आराम से बनेंगे, सारे के सारे लॉजिक्स बनेंगे। स्पेशली आज का जो लेक्चर होने वाला है ये सारा हमने पहले ही डाल चुके हैं, तो आप जाके वहां विजिट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है आपके पास कितना 20 माइक्रोकूलम और दूसरा क्या है -5। ठीक है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो दोनों के दोनों जो है वो 5 सेंटीमीटर से सेपरेट है, कुछ इस तरीके से आपके पास दिया हुआ है। फिर आगे ये बोला है कि एट व्हाट पोजीशन अ थर्ड चार्ज, मतलब किसी थर्ड चार्ज को इन दोनों के रिस्पेक्ट में ऐसा कहां रखा जाए जिस पर नेट चार्ज जो है या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कितना है आपका 0। एफ नेट की अगर अपन बात करें तो कितना है आपके पास 0। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, एफ नेट 0 का क्या मतलब है। एफ नेट 0 का मतलब ये है कि देखो थर्ड चार्ज इन दोनों चार्जेस के 3 पोजीशन में आ सकता है। देखो एक पोजीशन शायद यहां होगी, जिसे जनरली हम लेफ्ट साइड ऑफ ए कहेंगे। एक पोजीशन आपकी ये होगी जिसे जनरली हम कहेंगे राइट साइड ऑफ दी बी, और एक पोजीशन आपकी इन बिटवीन हो सकती है जिसे जनरली हम टी कह सकते हैं। अब देखो सबसे पहले तो ये समझदारी दिखानी है कि भाई आएगा कहां पर, मतलब एफ नेट बराबर 0 कहां होगा। एफ नेट बराबर 0 का मतलब है कि अगर बात करें तो जो कोऑर्डिनेट आपके पास एफ एक्स में होंगे वो भी 0 हो जाएंगे, एफ वाई बराबर 0, क्योंकि यहाँ तो बनना नहीं आपके पास। लेकिन फिर भी आपको ये बात ध्यान रखनी है, एफ नेट का मतलब होता है वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, है ना। हम देखते हैं यहाँ पर कहां पर है। देखो एक बात सुनो, अगर मैं कोई भी थर्ड चार्ज आपके पास ले रहा हूं, कोई भी थर्ड चार्ज ले रहा हूं, तो ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला कैसा है आपका नेगेटिव है। अगर मैं नेगेटिव या पॉजिटिव की बात करूं, कोई भी थर्ड चार्ज अगर हम ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जैसे मैं सपोज Q ही ले लूं, क्या ले लूं मैं Q, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा कौन सा, रिपल्सिव। अगर मैं इसकी वजह से बात करूं तो इस पर लगेगा फोर्स आपके पास कुछ इस तरीके से लगने वाला है ना। तो शायद यहां बन सकता है कि यहां पर आपके पास हो सकता है। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं यहां बात करूं तो देखो यहां पर क्या होगा, यहाँ चाहो तो यहाँ पर भी बन सकता है। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, सिंपल सा, यहाँ देखो तो यहाँ पर इसकी वजह से, जैसे अगर मैं यहाँ Q ले लूं तो इसकी वजह से कैसा होगा आपका अट्रैक्टिव होगा, और इसकी वजह से फिर से कैसा होगा रिपल्सिव। तो शायद ये भी आपके पास बन सकता है ना। और अगर बिटवीन की बात करें तो बिटवीन में देखो कहानी क्या होगी, अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ आपके पास कोई भी एक प्लस चार्ज अगर अपन रख रहे हैं, तो प्लस चार्ज में क्या होगा, ये वाला इस तरफ करेगा और नेगेटिव वाला भी उस तरफ करेगा। तो सिंपल सा यहाँ दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है, नेट तो 0 होना ही नहीं वाला है, मतलब यहाँ तो ये वाली कंडीशन तो बननी नहीं वाली, बस बची कौन सी, ये और ये वाली, है ना। अब इन दोनों पोजीशंस में आप एक देखोगे ना, तो जब आप नेट फोर्स क्या करोगे, नेट फोर्स अगर आपको 0 रखना है तो एक बात बताओ, कूलॉम्स लॉ के अंतर्गत अगर आप देखोगे ना तो फोर्स जो है वो जनरली डिपेंड करता है आपके आर पर, राइट, डिपेंड करता है आर पर। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर पहले से ही एक बड़ा चार्ज है, मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा है, और दूसरी बात है डिस्टेंस आपकी क्या है, बहुत छोटी है। डिस्टेंस आपके पास क्या है, बहुत छोटी है। और अगर देखा जाए तो डिस्टेंस जितनी छोटी होगी एफ की वैल्यू उतनी बड़ी होगी, मतलब यहाँ दोनों फैक्टर जो है ना वो इस फोर्स के लिए डोमिनेटिंग होंगे, मतलब फोर्स ऑफ
ए जो है या फोर्स ड्यू टू ए जो है वो ज्यादा होगा और फोर्स ऑफ बी या फोर्स ड्यू टू बी जो है वो कम होगा। मतलब इसका मतलब ये कि यहाँ नेट तो जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि नेट जीरो तब होगा जब दोनों के मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे, वो डायरेक्शंस आपकी अपोजिट अपोजिट है ना। तो मतलब ये वाला केस भी नहीं बनने वाला है, केस बनता है सिर्फ आपका लास्ट थर्ड वाला। तो मतलब यही कहीं बार आपकी बात कहानी है। तो हमने क्या करा है कि जो चार्ज आपका लिया है, इस चार्ज को हम मान ले रहे हैं कितने डिस्टेंस पर है, सपोज एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है। अगर ये x डिस्टेंस पर है तो ये जो b है वो फोर्स लगा रहा होगा कुछ ऐसा, जैसे मैंने बोल दिया हूं मैं एफ बी। ये जो a वाला भी फोर्स लगा रहा होगा, जैसे हमने बोल दिया क्या एफ ए। और एफ नेट अगर आपका जरूरी जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए जो है वो बराबर होगा आपके किसके, एफ बी के। अगर एफ ए बराबर एफ बी के है तो देखो एफ ए एज पर दी कूलम्ब्स लॉ क्या हो सकता है, एज पर दी कूलम्ब्स लॉ अगर आप बात करो तो क्या हो जाएगा के। और अगर देखें तो ये चार्ज कितना है आपका 20 माइक्रो कूलम, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें तो सिंपल सा आपके पास क्या है, इसे तो हमने q लेके रखा है, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास x + 5 का होल स्क्वायर, ये क्या आने वाला है। अच्छा दूसरा अगर अपन बात करें तो देखो दूसरा क्या है आपके पास, अगर दूसरा हम बात करें तो आपके पास इस तरह ये हो जाएगा फिर से q, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 5 माइक्रो कूलम, ओके। और अगर हम बात करें 5 माइक्रो कूलम जो कि आपका नेगेटिव है, दूसरी अगर अपन बात करें तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास, सिंपल सा q भी यहां रख लें और ये हो जाएगा x स्क्वायर। देखो q से तो q गया, 5 से अगर काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 टाइम। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, यहां पर अगर हम देखें तो आपके पास क्या है, ये इसे मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसे यहां जाके ओपन कर देखो, k से k भी चला गया, ओपन करोगे क्या होगा x का स्क्वायर प्लस का 25, और वहीं अगर अपन बात करें तो प्लस का 25 और 10x आ जाएगा। अगर मैं इसे और फर्दर सॉल्व करूं तो देखो क्या होगा 5x स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, फिर माइनस का 25, ठीक है, और साथ में हो जाएगा आपके पास क्या माइनस का 10x बराबर हो जाएगा आपका कितना 0, ठीक है। यही कहानी है भाई। अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो गया, ओके छोटा सा वो माइनस किया आपके पास, यहाँ माइनस करोगे तो देखो क्या, ठीक है, ओके। ओके ठीक है, अपन आप केवल मैग्नीट्यूड लेके चलिए, अपन ने पहले से कहा है दोनों का मैग्नीट्यूड अपन बात कर रहे हैं ना, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, ये x स्क्वायर आपका 4 में यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आपका बनेगा क्या 4x स्क्वायर, x + 5 का यहाँ जाएगा तो ये ओपन होगा x स्क्वायर प्लस का 25 प्लस का 10x। इसको इस तरह ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 25 माइनस का 10x इक्वल्स टू आपके पास 0। मतलब इसे अगर हम प्यार से लिखें तो ये हो जाएगा माइनस का 10x माइनस का 25 बराबर 0। अगर आप इसे फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज करने पर आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 5x माइनस का 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप क्या करोगे 3x कॉमन ले लो तो x माइनस का 5 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 5 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x माइनस का 5 बराबर 0। मतलब एक आ जाएगा x बराबर 5 और दूसरा तो आपके पास नेगेटिव आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, माइनस का 5/3 जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि डिस्टेंस आपकी नेगेटिव नहीं होती। तो आंसर क्या आएगा x बराबर 5। मतलब आप ये कहोगे कि अगर हम बात करें तो 5 सेंटीमीटर, क्या 5 सेंटीमीटर राइट ऑन दी b, b पर कौन है आपका -5 कूलम। अगर आप देखें ये लिखा देखो एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम माइनस का 5 माइक्रो कूलम ऑन द राइट साइड, ठीक है। इस तरीके से अब मैं एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ एक छोटी सी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ भाई, इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। देखो अगर कन्वेंशनली अगर करना है तो आपकी यही मेथड है इस क्वेश्चन करने की, पर एक मैं बहुत एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। जब भी ऐसा केस आपके पास फंस जाए, चाहे वो बात यहाँ की हो, चाहे वो बात यहाँ की हो, चाहे वो बात आपके बीच की हो, तो ऐसे केसेस में हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों जो है ना उसी साइड आपके नेट फोर्स जो आपके पास है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसी साइड आपकी जीरो होती है जहां पर आपका छोटा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होता है। मतलब जो छोटा चार्ज होगा उसके समीप होगा। मतलब आप चाहे तो सीधा देख के ही इस क्वेश्चन का टिक लगा सकते थे भाई आपका कहां होगा। देखो बिटवीन तो होना नहीं था क्योंकि आपने पहले क्या दिया था, बच्चे आपके पास दोनों आंसर थे, एक वाला ये वाला है, तो बड़े के पास हो नहीं सकता, छोटे वाले के पास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके।
बात कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। ये भी आपके मेंस में ही आया है 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में, जुलाई 27 में आपके पास आया। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एसएचएम का यूज करना है आपके पास ना। एसएचएम में ये कहा है कि आपके पास दो आइडेंटिकल टेनिस बॉल है जिनका मास जो है वो कितना है आपका m है और चार्ज कितना है आपके पास q। आइडेंटिकल है, ध्यान रखना आइडेंटिकल वर्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करेगा। सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जैसे अगर मैं ये कि यहाँ आप कोई भी एक रिजिड बॉडी ले और उससे मैंने क्या करा है, दो बॉल्स को इस तरीके से सस्पेंड कर दिया, ये बात ठीक है। हमने मान लिया कि इसका जो मास है वो m है, इसका भी मास जो है वो क्या है आपका m है, और इसका जो चार्ज है सपोज अगर बात करें तो कितना चार्ज है आपका, ठीक है, और इसका भी क्या है आपका चार्ज। इसके बाद अगर अपन बात करें तो एक बात आपको ध्यान रखना है, उसमें ये कहा है कि आपको निकालना क्या है, निकालना ही है। अच्छा ये दोनों का ऐसे स्ट्रिंग से है जिसकी लेंथ आपके पास क्या है l। अगर हम बात करें तो आपको इक्विलिब्रियम सेपरेशन, इक्विलिब्रियम सेपरेशन का मतलब होता है, सबसे पहले एसएचएम में आपको ये ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो दो बॉल्स हैं आपके पास टेनिस बॉल्स, इनके अंतर्गत लगने वाला जो एफ नेट है वो कितना है आपका 0। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है भाई, एफ नेट आपके पास 0 है। अगर एफ नेट 0 है तो एफ नेट के केसेस में जो सेपरेशन है वो आपको बताना है कि सेपरेशन कितना होगा, और ये आपको दिया रहता है क्या, टी के फॉर्म में आपको बताना है। अगर ये पूरा टी है तो सिंपल सी बात है, ये d/2 होगा, ये होगा आपका t/2 है ना। आगे चलते हैं। अब अगर हम देखें और साथ में ये एंगल भी दिए रखें, ये भी थीटा है और ये भी कितना है आपका थीटा है। चलते हैं करते हैं यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखें, अगर हम देखें तो दोनों बॉल्स जिसका अपना अपना क्या है चार्ज है। अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एफ नेट जरूरी, एफ नेट आपका कितना है, एफ नेट आपका 0। एफ नेट 0 का मतलब होता है कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी 0 हो और फोर्स इन वाई एक्सिस भी आपके पास कैसे हो, मतलब जो बॉल्स हैं, अगर मैं किसी एक बॉल्स को कंसीडर कर लूँ तो देखो एक बात, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो पहले इस थ्रेड की वजह से लग रहा होगा आपका एक टेंशन फोर्स जिसे अपन जनरली टी कह रहे हैं, और दूसरा इस खुद Q की वजह से लग रहा होगा एक रिपल्सिव फोर्स। अगर आपका ये दोनों हम मान रहे हैं कैसे, प्लस के, ठीक है, जो जनरली हमारा क्या होगा, सपोज हमने बोल दिया ऐसे Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक इसके खुद के मास की वजह से लग रहा होगा mg। बात आ रही समझ में। अगर इन तीन फोर्सेस को ध्यान से देखो तो एफ नेट अगर आपने कहा है 0 तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस में लगने वाले सारे फोर्सेस क्या हो जाने चाहिए आपके 0, और वाई एक्सिस में होने वाले सारे फोर्सेस कैसे हो जाने चाहिए आपके 0। तो देखो एक सिंपल सा, इनकी अगर अपन बात करें तो ये तो ठीक है आपके पास यहाँ पर, लेकिन अगर टी की बात करो तो टी जो है वो आपके वाई एक्सिस में नहीं है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसके कंपोनेंट बना रहे हैं। एक कंपोनेंट अगर आप देखो ध्यान से तो एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर दो कंपोनेंट की अपन बात करें, देखो अगर ये एंगल थीटा है तो शायद ये एंगल भी क्या होगा आपका थीटा। अगर ये थीटा है तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा आपका t cos थीटा और ये बन जाएगा आपका t sin थीटा। अगर नेट फोर्सेस इन x डायरेक्शन चाहिए तो आप सिंपल सा ये लिखोगे कि जो t sin थीटा है ये बराबर होगा Fe के, ओके, जिसे अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अगर हम बात करें आपके y एक्सिस में तो y एक्सिस में बोलोगे t cos थीटा जो है ये बराबर होना चाहिए किसके भाई, mg के, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट को डिवाइड कर दे रहे हैं हम सेकंड से, ऐसा करने पर क्या मिलेगा, t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा, और ऊपर मिलेगा क्या, Fe डिवाइडेड बाय mg। ये मिलेगा, t से t गया आपके पास और यहाँ पर मिलेगा क्या आपका tan थीटा, और ये हो जाएगा Fe डिवाइडेड बाय mg। यहाँ अगर अपन देखें तो एक बात आपको और ध्यान रखें, अगर थोड़ी देर के लिए देखें तो ये एंगल कितना होगा आपका 90 होगा। अगर ये एंगल आपका 90 है तो एक बात सुनो, आप सब लोग अपन ने मैथ्स में देखा है, मैथ्स में अगर एंगल अपन थीटा की बात करें तो जो थीटा होता है वही उसका क्या होता है भाई, साइन होता है, साइन थीटा, और जो थीटा होता है वही उसका क्या होता है, टेन थीटा। मतलब मैं चाहूँ तो इस टेन थीटा की जगह साइन थीटा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पर, तो साइन थीटा बराबर मैंने इस्तेमाल कर लिया Fe डिवाइडेड बाय mg। अब देखो ये साइन थीटा क्यों इस्तेमाल किया, उसकी वजह भी है। अगर मैं इस फिगर से चाहूँ, इस फिगर से, तो फिगर से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से ये क्या होगा आपका, ये अगर आपका 90 है और ये एंगल अगर आपका थीटा है तो इसके हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका क्या, हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। साइन थीटा होता क्या है भाई, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, n हो जाएगा। वहां बात करें अपन किसकी, Fe डिवाइडेड बाय mg की, मतलब कुल मिला के ये देखिए अगर आप बात करो तो आपको मिल गया क्या, d/2l बराबर Fe डिवाइडेड बाय mg। अब बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो Fe है, जो प्लस Q है, इस वाले चार्ज पर आपके पास फोर्स लगा रहा होगा वो कितना होगा, देखो कितना होगा,
अगर देखें तो कूलम्ब लॉ लगा सकते हो। पूरी डिस्टेंस कितनी है भाई, पूरी डिस्टेंस है आपके पास d, मतलब आपके पास आएगा k, ठीक है, दोनों चार्जेस कितना जाएगा q स्क्वायर और साथ में होगा आपके पास क्या t स्क्वायर, ठीक मिलेगा। यहाँ से अगर अपन देखें तो सिंपल सा हो जाएगा d डिवाइडेड बाय 2l और वो हो जाएगा आपका क्या k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर mg, ठीक है। यहाँ से dq आपके पास यहाँ मिलेगा तो dq बराबर ये 2l वहाँ पहुँचा तो k q स्क्वायर 2l k q स्क्वायर 2l डिवाइडेड बाय mg। अगर हमें d चाहिए तो d आप निकाल सकते हो k q स्क्वायर 2l डिवाइडेड बाय mg की पावर 1/3। ऐसा कहाँ दिख रहा है आप देख सकते हो, k q स्क्वायर 2l डिवाइडेड बाय mg, ठीक है भाई, ठीक है 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 ठीक है। अगर हम बात करें तो k की वैल्यू रख सकते हो, k की अगर वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/4 आएगा, 1/4 मैं यहाँ मिटा देता हूँ, है ना, यहाँ पर मिटा देता हूँ। वहाँ से अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा d। अगर आप वहाँ k की वैल्यू रखोगे तो देखो 2 से 2 कटेगा, आपके पास आएगा 1/4 और साथ में हो जाएगा q स्क्वायर 2l डिवाइडेड बाय कितना होगा mg होगा। यहाँ से 2 से काटोगे 2, अब देखो आपके पास कितना है, ये 1/2πε0 g mg ये वाला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो तो ये सिंपल सा आसान सा है ना। ये एसएसएम का एक अच्छा क्वेश्चन भाई बढ़िया आप लगाओगे बनेगा, ठीक है ठीक है। बात करते भाई क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन पे कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि एक चार्ज है आपके पास, है ना, और उसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक q है और दूसरा क्या है q माइनस q। मतलब जो q है अगर हम चाहें इसको 2 पार्ट्स में, एक है q और दूसरा हिस्सा क्या है q माइनस q, और इन दोनों के दोनों जो है वो आपके पास क्या है कुछ डिस्टेंस पर आपके पास रखें, एक है q माइनस का q और सपोज हमने मान लिया कि r डिस्टेंस पर, है ना, और साथ ही साथ आपने ऐसे डिवाइड किए हैं कुछ इस तरीके से कि डिस्टेंस अपार्ट कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना वो भाई कैसा है आपका मैक्सिमम, कैसा फोर्स है आपके पास मैक्सिमम। अब अगर मैं देखूं तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर आपके पास जो फोर्स है अगर एज पर द कूलम्ब लॉ अगर अपन बात करें तो जो फोर्स आपके पास होगा वो क्या होगा आपका सिंपल सा k q माइनस का q डिवाइडेड बाय r, यही होने वाला है ना। एक बात आपको ध्यान रखनी, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर फोर्स मैक्सिमम है ना तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए इट मस्ट बी dF डिवाइडेड बाय dQ इक्वल्स टू 0। मतलब dF डिवाइडेड बाय dQ इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। जैसे मैथ्स के ऊपर बात करें तो मैथ्स में कोई भी फंक्शन जो है अगर उसे मैक्सिमम बनाना, उसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम हमें बतानी है तो हम करते थे कि उसके रिस्पेक्ट में उसका जो डेरिवेटिव होता था उसका उसे कितना होना होता था आपका 0 होना होता था। अब यहाँ हो सकता है किसी बच्चे को ये लग रहा हो सर dF/dQ ही क्यों लिया है आपका, तो देखो एक बात है, ये तो आपका कांस्टेंट है, r भी आपका कांस्टेंट है। अगर हम देखें तो इससे q की वैल्यू तो फिक्स है, मतलब आपका जो डेरिवेटिव होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा आपका q के रिस्पेक्ट में ही होगा। मतलब अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो देखो क्या होगा dF डिवाइडेड बाय, अगर मैं dQ निकालूँ तो k/r² तो आपका क्या हो गया k/r² तो खत्म है। यहाँ देखें तो इसका मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो QU मतलब ये वाला जाएगा क्या Q, इसका कितना हो जाएगा आपका 2Q, क्योंकि ये Q स्क्वायर होगा और Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका 2Q होगा। अगर 2 भी मैक्सिमम, 2 भी फोर्स मैक्सिमम तो ये जरूरी है कि dF डिवाइडेड बाय dQ जो है वो कितना होना चाहिए आपका 0। अगर ये 0 हुआ तो सिंपल सा आप ये कह सकते हो कि ये वाली वैल्यू यहाँ मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं q माइनस का 2q बराबर 0 और हमें निकालना है ये, तो आपके पास आंसर आएगा ये q बराबर 2q, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके पास दिए गए हैं, इसमें 3 चार्जेस हैं, एक है प्लस q, q और प्लस q, है ना, और ये कुछ x एक्सिस पर रखे, मतलब हमने मान लिया कि ये x एक्सिस है आपका, ठीक है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये कि इस 3 चार्जेस में जो प्लस q है ना वो कहाँ रखा है आपके x एक्सिस के x बराबर 0 पर, मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या प्लस q, और इससे कुछ d/2 डिस्टेंस पर सपोज यहाँ पर एक चार्ज और रखा है जिसका नाम है q, और पूरी कंप्लीट d डिस्टेंस पर कंप्लीट
डी डिस्टेंस पर सपोज यहाँ कहीं पर एक और चार्ज है आपका प्लस, ठीक है, इस तरीके से आपके पास रखा है। और आपसे ये बोला है कि द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस q व्हिच इज प्लेस्ड एट x इक्वल्स टू 0, मतलब ये वाला जो चार्ज आपको दिख रहा है ना, इस वाले चार्ज पर जो लगने वाला F नेट है वो कितना है आपके पास 0, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे केसेस में आपकी q की वैल्यू क्या होगी पहले अपन वो पता करते हैं। पहले एक बात है आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं F नेट की बात करूं, F नेट की, तो F नेट इस पर 0 है, इसका मतलब इस q की वजह से लगने वाला इस पर फोर्स और प्लस q की वजह से लगने वाला फोर्स जो है वो कैसा होना चाहिए, इसका नेट जो है आपके पास होना चाहिए 0। इसकी वजह से जो फोर्स है ना वो तो लगेगा रिपल्सिव, जैसे जनरली मैं बोल रहा हूं F प्लस q। अब इसकी वजह से कैसा फोर्स होना चाहिए, देखो नेट के लिए अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन आपके पास अपोजिट, और अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट कराना है इसका मतलब ये है कि ये चार्ज कैसा होना चाहिए आपका नेगेटिव, तभी फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन ऐसा, जैसे मैं जनरली बोल दे रहा हूं F माइनस का q। एक फोर्स F माइनस q की वजह से लग रहा है F माइनस q, और इसकी वजह से लग रहा है क्या F प्लस q। F नेट होने के लिए जरूरी ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ F प्लस q जो है वो बराबर हो जाए आपके पास F माइनस q का, ठीक है। F प्लस q की वजह से फोर्स कितना होगा, अगर डिस्टेंस आपके पास कितनी है d, तो आप लिख सकते हो k। अगर हम देखें तो ये प्लस q है, ये भी प्लस q है, तो कितना हो जाएगा आपका q स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास कितना होगा, अगर हम देखें डिस्टेंस कितनी है d स्क्वायर। यहाँ अगर अपन देखें इसकी वजह से अगर अपन देखें तो आपके पास क्या बनेगा, सिंपल सा आप कह सकते हो k, और क्या हो जाएगा q डिवाइडेड बाय आपके पास कितना होगा d/2 का होल स्क्वायर, ये होगा। देखो k से k गया आपके पास, यहाँ देखें तो d स्क्वायर से d स्क्वायर चले जाएगा, 4 आपके पास ऊपर आएगा, और एक q से आपका एक q चला जाएगा, मतलब q बराबर आपके पास आएगा था 4q। लेकिन एक मिनट अगर देखा जाए तो ये q था कैसा आपका नेगेटिव था, है ना, ये वाला जो q है वो आपके पास कैसा था नेगेटिव था, तो मतलब यहाँ से आप आंसर जो करोगे q जो निकाल के दोगे वो क्या निकलेगा आपके पास माइनस का q/4, तो करेक्ट आंसर ये होगा ना कि प्लस का q/4, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, थोड़ा सा समझ। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है A और B, है ना। पहले आपके पास 2 कंडक्टिंग स्फीयर है A और B, आइडेंटिकल है मतलब सारा सब कुछ क्या है इनका सेम है ना। फिर आगे आपसे बोला है कि सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लार्जर देन, मतलब ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेट है और डिस्टेंस ऐसी है कि इनके डायमीटर से काफी बड़ी है, ठीक है, और इनके बीच में लग रहा होगा एक फोर्स, ठीक है। बात आप ये समझ। अगर मैं बात करूं तो जैसे सपोज ये आपका प्लस q मान लेते हैं, ये अपन प्लस q मान लेते हैं, तो ऐसे केस में जो फोर्स आपका लग रहा होगा वो लग रहा होगा kq² डिवाइडेड बाय r²। फिर आगे हमने बोला है कि एक और आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर C लेके आते हैं जो कैसा है आपका अनचार्ज है, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, और स्फीयर C को सबसे पहले हम फर्स्टली टच कराते हैं किससे A से, मतलब जैसे ही आपका स्फीयर C जो है वो पहले टच किससे होता है आपका A। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास कितना चार्ज है q, जैसे ये C जो है इससे टच करेगा, मतलब ये आपके पास है C इस तरीके से टच करेगा, तो आपको पता होगा अगर मैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात करूं ना तो ऐसे केसेस में चार्ज आपका ट्रांसफर हो जाता है, और चार्ज ट्रांसफर हो जाता है सिमेट्रिकली तरीके से, यानी मतलब बिल्कुल बराबर हिस्से में, अगर आपके सारे के सारे स्फीयर्स कैसे हो आइडेंटिकल, और आपने लिखा भी आइडेंटिकल, मतलब ये जो q है इस C पर कितना आ जाएगा, सिंपल सा इस C पर बन जाएगा आपका q/2, और A पर अब कितना बचेगा आपका q/2, ठीक है। इसके बाद फिर वो ये कहता है कि जो C है इस C को फिर से अब वो टच कराता है, यहाँ से रिमूव कराया, रिमूव कराने के बाद आपके पास C कितना मिल गया है q/2 मिल गया है। फिर आपसे कहता है एज अ रिजल्ट, फिर आगे बोलता है कि उसके बाद B से टच कराता है, मतलब अभी जो C वाला है ना ये किससे टच होता है आपके B से टच होता है। फिलहाल के तौर पर देखा जाए तो इस C के पास अब कितना है q/2 है, और इस Q के पास कितना है Q, मतलब इस B के पास कितना है Q। अगर टच करोगे तो फिर से वही है आपके पास बराबर हिस्सों में आपका क्या होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कैसे Q प्लस q/2 का डिवाइडेड बाय 2 आधा हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो कितना हो जाएगा आपका 2, मतलब कुल मिला के अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 3q डिवाइडेड बाय 4, ऐसे आएगा 3q डिवाइडेड बाय 4, मतलब अगर हम देखें तो इस पे आ गया आपके B पर अब नया चार्ज कितना 3q डिवाइडेड बाय 4, और इस पर भी कितना हो गया आपका 3q डिवाइडेड बाय 4 आफ्टर सेपरेशन, ठीक है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है, फिर आप मुझे बताइए कि एज अ रिजल्ट द फोर्स बिटवीन A एंड B वुड बी इक्वल टू, मतलब ये सब करने के बाद अब मुझे ये बताओ कि A और B के बाद फोर्स कितना होगा, मुझे ये बताओ। यहाँ अगर अपन देखें तो इस A पर कितना फोर्स आपका चार्ज कितना बचा है q/2, और इस पर कितना बचा है आपका 3q डिवाइडेड बाय 4, मतलब ऐसे केस में F
ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में जो होगा वो हो जाएगा के, इसका कितना है आपका q/2, इसका कितना है 3q/4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ अगर हम देखें तो आपके पास बनेगा f a एंड b कितना बन जाएगा 3k, ये हो जाएगा आपका कितना q² डिवाइडेड बाय 3/8 और साथ में कितना हो जाएगा r स्क्वायर। तो ये क्या है आपका f है, ये f है, मतलब अल्टीमेटली f जो है a और b के बीच में वो लगेगा आपका 3/8f, कितना लगेगा 3/8f और आपका है ऑप्शन डी। ठीक है, ओके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है आपके पास। इसमें ये लिखा है कि टू चार्जेस दोनों के दोनों कैसे हैं आपके क्यूब है और वो आपके प्लेस है x -a और x बराबर a पर और x एक्सिस, मतलब सपोज हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या है x एक्सिस है और ये इसका ओरिजिन है जहां पर ये वाला हो जाएगा माइनस का a और 0 और ये वाला क्या है आपका a और 0, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है आपके पास a, तो ये वाली डिस्टेंस है आपके पास कितनी a। ठीक है, थर्ड आपसे बोल रहा है कि ओरिजिन पर इसका एक और चार्ज रखा है जैसे अपन ने बोला है q/2, ओके q/2 जैसे अपन ने q0 कहा। अब आगे ये बोलता है कि इन दोनों फोर्सेस की यहाँ पर आपके पास एक प्लस q है और यहाँ पर क्या है आपके पास एक प्लस q है। ठीक है, अगर हम इन दोनों की बात करें, आगे बोल रहे हैं कि इफ चार्ज q0 is given a small displacement along the y-axis, the net force acting on the particle is proportional to, मतलब कहानी आपके पास ये बन रही है भाई साहब कि प्लस q और प्लस q की वजह से इस q/2 पर जो नेट फोर्स लग रहा है इसकी वजह से इसे y में कुछ डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। सपोज हमने उसे मान लिया कितना y, लेकिन ये इतना कम है, इस a के रिस्पेक्ट में काफी कम है, मतलब ये जो चार्ज है वो कहां पर है आपका इस q/2 यहां पर। बात आ गई समझ में? अब देखो यहाँ पर अगर फोर्स लगेगा, अगर मैं इसे भी मान लूं फिलहाल के लिए कैसा है आपका पॉजिटिव, तो फोर्स लगेगा कुछ ऐसा, कुछ रिपल्सिव होगा ऐसा। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं कितना f पर, इसकी वजह से भी फोर्स होगा कुछ इस तरीके से, जो कि हम मान ले रहे हैं कितना f, मतलब दोनों फोर्स आपके पास लगा है। अगर मैं f1 और f2 का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो देखो f1 कितना होगा, f1 आपके पास ये है, इस प्लस q के कारण इस प्लस q/2 पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा एज पर द कूलम्ब्स लॉ होगा आपका q/2q डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस आपको पता करना है, डिस्टेंस निकालना आसान है, ये है ये आपके पास क्या है, ये अगर एंगल की बात करें तो ये कितना हो गया आपका सिंपल सा आपका कह सकते हो 90, अगर 90 है तो ये डिस्टेंस निकाली जा सकती है, ये डिस्टेंस कितनी होगी रूट ऑफ, ठीक है रूट ऑफ हो जाएगी a स्क्वायर प्लस का y, मतलब यहाँ चाहो तो लिख सकते हो आप a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ऑफ और साथ में होता है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगी, मतलब f1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। ये तो आ गया आपके पास क्या f1। अगर वहीं मैं f2 की बात करूं तो f2 भी क्या होगा, सिंपल सा वही देखो यार, f2 आपके पास ये है, वही चार्ज है, वही सब कुछ है आपके पास, मतलब ये भी कितना आने वाला है f q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। एक बात तो समझ में आती है कि f1 और f2 जो है वो दोनों कैसे हैं आपके इक्वल, दोनों अगर इक्वल है तो मैं थोड़ी देर के लिए ये कह दे रहा हूं कि f1 f2 बराबर हम इसे मान ले रहे हैं क्या f, ठीक है दोनों कैसे हैं आपके पास इक्वल है। एक बात आपने पढ़ी थी 11th चैप्टर 11 के चैप्टर नंबर 4 में ये बात पढ़ी है वेक्टर में, हाँ वेक्टर में पढ़ी, हाँ अगर हम बात करें कि दो फोर्सेस अगर आपके कैसे हैं इक्वल, दो फोर्सेस अगर इक्वल हैं तो आपका जो रिजल्टेंट ये जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा उसके बीच से निकलता है, क्या हो मतलब ये क्या होगा आपका एफ नेट का हो या इसे आप एफ आर का हो। अगर मैं मान लूं कि ये पहले जो एंगल था वो कितना था आपका 2 थीटा, तो सिंपल सा बात है दोनों में बढ़ जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूरा 2 थीटा है तो ये भी आपके पास ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा। अब एफ आर होता क्या था, एफ नेट के एफ आर अपन निकालते कैसे थे, एफ नेट हम निकालते थे इस तरीके से रूट ऑफ एफ का स्क्वायर, एफ का मतलब f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो मैंने f स्क्वायर लिख दिया और साथ में होता था 2f f और cos जो एंगल आपका cos एंगल कितना है 2 थीटा, ऐसे होता था आपके पास। आगे देखिए तो देखो सारा ये भी f स्क्वायर बन जाएगा, ये आपने f स्क्वायर बनाना, f स्क्वायर यहां से कॉमन आएगा तो f स्क्वायर कॉमन होने पर आपको क्या मिलेगा, देखो f नेट जो है वो मिल जाएगा, देखो यहां से f स्क्वायर कॉमन, f स्क्वायर कॉमन और बाहर आ जाएगा केवल क्या f, यहाँ क्या बचा आपके पास f और f2, मतलब कुल मिला के अंदर बचा आपके पास 2 1 प्लस cos 2
थीटा। ये 2 भी अगर अपन देखें तो बाहर, चलो अभी रुक जाओ, f ये वाला हो जाएगा इस तरीके से। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है भाई? 1 प्लस cos 2 थीटा हम सब ने पढ़ा है, ये होता है कितना? cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 थीटा है, इसका आधा करते तो कितना जाएगा? थीटा। ये भी हो जाएगा आपके पास, देखो ये से कट जाएगा आपका रूट और ये बाहर जाएगा, मतलब कुल मिला के अगर हम देखें तो f नेट जो आपके पास आने वाला है वो हो जाएगा कितना? 2f cos थीटा। क्या आपकी बात समझ में? अब आपके पास f नेट जो है वो 2f cos थीटा है, आप चाहो तो ये बता सकते हो कि जो f नेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, हम इसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ से देखते हैं f नेट कितना आ गया आपका? f नेट आ गया 2f cos थीटा। f की वैल्यू तो है ही आपके पास, f की वैल्यू कितनी है? q स्क्वायर a q स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से चाहे तो cos थीटा भी निकाल सकते हैं। cos थीटा अगर निकालोगे देखो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपके पास क्या? बेस, मतलब आपके पास आएगा y डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर की पावर 1/2 रूट आएगा ना, है ना। इस तरीके से देखें, मतलब यहाँ से 2 से 2 कटा आपके पास, तो जो f नेट आएगा, f नेट हो जाएगा आपके पास कितना? k q स्क्वायर और साथ में कितना आपका y डिवाइडेड बाय ये रहेगा a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर की पावर 3/2। अगर आप देखो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपसे पहले ये कहती है कि y जो है वो as कंपेयर टू a जो है बहुत ही छोटा है, मतलब यहाँ से y स्क्वायर को आप चाहो तो एलिमिनेट कर सकते हो, तो y खत्म हो गया। f नेट सीधा दिख रहा है y के, कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब f नेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई? y के। जो भी आपका ऑप्शन है वो आपका सही है, ठीक है। इस तरीके से अगर अपन बात करें तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो है ना। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है वेक्टर की, रिजल्टेंट की, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर ले जाओगे। देखो क्वेश्चन से मैं दम नहीं होती भाई, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आप क्वेश्चंस को रीड आउट अच्छे से कर लो, है ना, तो बहुत तगड़े तरीके से आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, बहुत कम समय में कर ले जाओगे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर जो हमने 2 किया ना, एग्जैक्टली वही का वही है आपके पास। उसमें बस आपने क्या किया था? डिस्टेंस को आपने एक पूरा आंसर दिया था। यहाँ पर ये पूछा है कि जो सेपरेशन होगा ना, वो सेपरेशन जो है वो पर्टिकुलर किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब थ्रेड के सब पूरा एल का दिया तो थ्रेड की लेंथ का। तो करें, अगर हम देखें तो कोई 2 बार बॉल है आपके पास, 2 बॉलों को आपने क्या करा है? थ्रेड से आपके पास थ्रेड कोई हैंग करके रखा है, ये 2 बॉल, और सिंपल सी बात है, इनका मास जो है सपोज कुछ होगा m, ओके। और दोनों के दोनों चार्ज जो है वो हमने मान लिया कि प्लस क्यू चार्ज आपका कैरी करके रखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो आपके पास ये और दोनों इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब एफ नेट जो है, अगर ये एंगल में मान लो कितना थीटा, तो ये भी कितना होगा आपके पास? थीटा। तो ये होगी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में सेपरेशन, जैसे जनरली मैं बोल दे रहा हूँ क्या? x। क्या ये बात समझ में आती है? अगर ये x है तो एक बात आपको ध्यान रखना है, इस पर एक तो लग रहा है टेंशन फोर्स, इस प्लस q की वजह से अगर इसी वाले को ले लो तो इस पर लगेगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू लेंगे k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। एक इस पर लग रहा होगा इसके मास की वजह से, जिसका नाम होगा mg, ओके। बात है, अब आप चूंकि कहानी ये कि एफ नेट की आप बात कर रहे हो, एफ नेट जो है वो कैसा है आपका? 0। एफ नेट 0 का मतलब है कि फोर्स इन x डायरेक्शन भी 0 होना चाहिए और फोर्स इन y डायरेक्शन भी आपके पास क्या होगा? 0। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास कहानी क्या है? ये टेंशन ऐसे कंपोनेंट में बनाओगे तो एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट आपका ये बनेगा। अगर आप ये एंगल थीटा दे रहे हो तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बन जाएगा आपका t cos थीटा और ये बनेगा आपका क्या? t sin थीटा। इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आप देखो तो t sin थीटा आपको मिलेगा, t sin थीटा बराबर, अगर नेट फोर्स 0 है तो t sin थीटा बराबर होगा किसके? k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर की। वहीं अगर मैं बात करूं t cos थीटा के, तो t cos थीटा होगा बराबर किसके? mg के। अगर मैं एक को डिवाइड कर दूं भाई सेकंड से, तो आपको मिलेगा सिंपल सा क्या? tan थीटा, और tan थीटा हो जाएगा आपका k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg x स्क्वायर। ये होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि tan थीटा जो है ये लगभग बराबर होता है आपका किसका? sin थीटा के। sin थीटा चाहो तो आप निकाल सकते हो। देखो sin थीटा क्या होगा? अगर ये थीटा है तो सिंपल सा ये वाला क्या होगा? इसके लिए परपेंडिकुलर, जिसे अपन कह देंगे कितना? x/2। कोई ये कितनी है आपके पास? l। कितनी भाई आपके पास? l। अगर देखा जाए तो आपके पास sin थीटा अगर हम देखें तो sin थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब वही x/2l हो जाएगा, और वो बन जाएगा आपके पास क्या? k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और mg। यहाँ से आप निकालोगे तो हो जाएगा x क्यू
और ये 12 वहां पर पहुंचा तो आपके पास मिलेगा 2k³ और साथ में हो जाएगा mg। केवल आपको x निकालोगे तो आपको मिलेगा 2k³ डिवाइडेड बाय mg और पावर आएगा आपके पास इसका 1/3। आपको देखना है कि x किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर l के फॉर्म में सारे आंसर दिए तो l की पावर 1/3 हो जाएगा, मतलब आंसर होगा आपका क्या 30। बहुत आसान है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया ऐसे में सिर्फ बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपको कितना ज्यादा फोकस होकर उस क्वेश्चन को कर पाओगे, बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, बात चलते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 2007 में थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ना, समझ जाओ। एक बात कर रहे हैं, एक है आपके पास क्या, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है ना, जिसमें आपके पास एक पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। मतलब अगर हम बात करें तो एक स्फीयर है, न्यूट्रल है, वो ऐसा भाई न्यूट्रल है। ओके, और कहानी ये है कि एक पॉइंट चार्ज जो है वो इसके आउटसाइड है। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो आपका कंडक्टिंग स्फीयर है ना, ये कैसा है आपका आइसोलेट। कैसा है? आइसोलेट। आइसोलेट अगर हम कर दें ना, आइसोलेट कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर या कोई चीज आपके पास हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एफ नेट है भाई, एफ नेट ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। और न्यूट्रल है तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या है आपका एफ नेट जो है वो कितना आपका 0। ओके, और इसके साइड में कोई भी आपके पास एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज आपके पास रखा है इस तरीके से। तो देखो इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके एफ नेट में तो कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि वो तो हमेशा कैसा रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि आइसोलेटेड है। तो एक बात तो साफ साफ समझ आ रही है कि क्वेश्चन का आंसर होगा आपके पास 0, मतलब आंसर हो जाएगा आपके पास क्या 0, क्योंकि नेट तो आपका बदलने ही वाला नहीं है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि +q के पास होने से इस पूरे के पूरे इस कंडक्टिंग स्फीयर में पोलैरिटी आ जाएगी, है ना, पोलराइजेशन हो जाएगा चार्ज इसका कुछ इस तरीके से। देखो सिंपल सी कहानी है, न्यूट्रल है मतलब चार्ज तो पहले से है। इस +q के कारण यहाँ पर इंडक्टेंस मतलब यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। देखो आपका क्या होगा, नियर एंड पर नेगेटिव हो जाएगा और आपके फार एंड पर क्या जाएगा आपका प्लस का प्लस। इस तरीके से पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। आपको ही पता है पॉजिटिव चार्ज तो कहीं भागते नहीं है, भगोड़ा कौन होता है आपका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होता है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है भाई, भाग जाता है ना। प्लस वाले के पास अपना एटीट्यूड भाई, अपन कहीं नहीं जाएंगे, अपन जहां है वहीं रहेंगे, बात सिंपल सी है ना। तो ध्यान रखना है पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं होता, भागने वाला कौन होता है आपका नेगेटिव, भागता रहता है। तो +q को देख के ये बंदा यहां आ जाएगा, इसके नियर एंड पर कौन जनरेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज है, और इसके फार एंड पर कौन जनरेट हो जाएगा आपका प्लस। मतलब सिंपल सी बात है, +q पॉइंट चार्ज की वजह से इस पूरे स्फीयर में कटना मतलब पोलैरिटी तो आएगी, मतलब पोलराइजेशन तो होगा चार्जेस का, लेकिन इसका फिर भी जो नेट फोर्स है वो क्या, सॉरी एफ नेट जो है वो कितना होगा आपका 0 होगा। आंसर आएगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे ये कहता है कि आपके पास एक चार्ज है q, जो दो चार्जेस के बीच में इक्वल चार्जेस q के बीच में आपके पास कहीं रखा है सेंटर ऑफ द लाइंस जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस। मैंने मान लिया कि दो चार्जेस हैं, एक +q है और एक दूसरा क्या है आपका अनदर +q। ये दोनों के दोनों ये इन दोनों की लाइन जॉइनिंग सेंटर कहीं यहाँ पर आपके पास इक्वल चार्ज रखा है जिसका नाम क्या है आपका q। फिर आपसे ये कहता है कि द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल्स टू, मतलब सिस्टम जो है वो कैसा आपका इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब अगर मैं इस q की बात करूं तो देखो q पर अगर f नेट आपको 0 कराना है तो सिंपल सी बात है ये क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये पता कर लो कि ये चार्ज किस नेचर का है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। f नेट बराबर करना है तो इसकी वजह से आपके पास ऐसा लगवा दो, ठीक है, या तो आप ये कह दो इसकी वजह से कैसा होगा आपके पास ऐसा। कहानी आगे समझ, अगर आप देखें तो ये प्लस अगर आपके पास है तो ऐसा ऐसा है ना, लेकिन ये तो आपके पास एफ नेट हो जाएगा क्लियर। अगर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्यू पर देखकर काम खत्म कर लेंगे भाई, क्योंकि सिंपल सी बात है, नशे में नींद की नशे में समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैंने आपसे बोल रहा हूँ यहाँ सिस्टम की बात करिए, पहले इकाई की बात करिए, सिस्टम भाग लो तो ध्यान रखना है आपकी बात। अगर पूरे सिस्टम की बात करिए तो एक बात ध्यान रखना है, हर चीज का इक्विलिब्रियम आपको चेक करना है। मतलब इसका चेक करने के साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि +q भी आपका इक्विलिब्रियम में हो रहा है कि नहीं, और +q ये वाला भी हो रहा है कि नहीं। मतलब चार्ज फर्स्ट और चार्ज 2 जो आपके पास है ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तभी पूरा सिस्टम कैसा होगा इक्विलिब्रियम होगा। देखो इक्विलिब्रियम के केस में अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप इसे पॉजिटिव ले दो तो सिंपल सी बात है +q तो आपने करा दिया कि भाई इसकी वजह से इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा क्योंकि f नेट 0 मिल जाएगा। लेकिन गौर से देखो इस पर +q की वजह से तो इस पर भी इस तरफ, उसकी वजह से इस पर भी इस तरफ, मतलब f नेट 0 नहीं होने वाला, तो ये प्लस तो कतई ना होगा।
ये बात पक्का हो गई है ना। इसे अपन लेंगे फिर आपका नेगेटिव, क्योंकि तो दो ऑप्शन है तो एक ही बचेगा ना, है ना। अगर ये नेगेटिव हुआ, देखो इसको इस तरफ खींचेगा ये बंदा, उसको उस तरफ खींचेगा, तो एफ नेट इस पर तो क्या हो जाएगा आपका 0, तो इसकी चकल्लस तो खत्म। अगर हम बात करें कि ये डिस्टेंस जो है सपोज आपकी कितनी है पूरी, मान लेते हैं 2x, तो ये हो जाएगी आपकी x और ये हो जाएगी आपके पास कितनी x। अब देखो, अब आपको क्या करना है पूरा सिस्टम के लिए, या तो आप इस पे चेक कर लो या इस पे चेक कर लो, क्योंकि दोनों इक्वल है आपके पास, तो कोई समस्या नहीं। मैं इस पे चेक कर लेता हूँ। इस प्लस क्यू की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, जैसे हम बोलेंगे एफ प्लस क्यू, और इस माइनस क्यू की वजह से एक फोर्स आपके पास लगेगा, कैसा होगा आपका, अट्रैक्टिव होगा। अगर हम अट्रैक्टिव की बात करें तो ये हो जाएगा एफ माइनस क्यू, और अगर एफ नेट प्यारे आपको 0 करना है तो सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ प्लस क्यू जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ माइनस क्यू के बराबर होना चाहिए। मतलब आप शायद ये कहना चाह रहे हो, हाँ या ना। एफ क्यू कितना आएगा, एफ क्यू आएगा के क्यू क्यू, मतलब क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है आपके पास क्या 2x का होल स्क्वायर, जैसे हम लिख सकते हैं क्या 4x स्क्वायर, डिस्टेंस इसकी वजह से कितनी है 2x। इसकी अगर अपन बात करें, देखो इसका कितना होगा, इसका अगर हम देखें तो ये हो जाएगा सिंपल सा k, वही अभी आप रखते हैं माइनस क्यू, और इस में कितना हो जाएगा आपका क्यू डिवाइडेड बाय, या कितना होगा आपका, ओके ऐसा मैग्नीट्यूड लेके। अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी x स्क्वायर, q से q गया, k से k गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, मतलब यहाँ पर आपके पास मिला है कितना q बराबर 4q, लेकिन आपको q निकालना तो जाएगा q/4। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये नेगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, मतलब आंसर आएगा आपके पास क्या माइनस का q/4, ठीक है। तो बढ़िया करते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। इस क्वेश्चन को अगर देखें तो देखो, जो अब तक जो क्वेश्चन थे ना आपके, क्वेश्चन नंबर 9 तक की अगर अपन बात करें तो सबके सब वो क्या थे, करेक्ट वन आंसर्स थे ना। अगर इनकी बात करें तो इसमें आपको आंसर जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट चार्जेस है ना, जो कि सबके सब कैसे हैं 1 माइक्रोकूलम्ब के हैं, और ये प्लेस किए गए हैं आपके बाय एक्सिस। सपोज मैंने ये बाय एक्सिस मान लिया, ठीक है, ये कैसा है आपका बाय एक्सिस, ठीक है, मैंने ऐसा बना दिया। अगर देखा जाए 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर कहाँ इनफाइनाइट तक, द टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम्ब पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन पर आपके पास जो चार्ज रखा है वो कितने का है 1 कूलम्ब का है, मतलब y बराबर 0 का फोर्स रखा है आपका 1 कूलम्ब। फिर आगे अगर पर बात करें देन, और इस पर जो लगने वाला जो फोर्स है ना नेट, वो कितना है x × 10⁻³ द वैल्यू ऑफ x। फिर आपको x निकालना है कि ये क्या वैल्यू आपके पास होगी, तो कोई समस्या नहीं। अगर y बराबर 0 पर ये है तो देखो y बराबर 1 मीटर पे भी कोई है, y बराबर 1 मीटर या 2 मीटर या आपका 4 मीटर, यहाँ आपका 8 मीटर, इस तरीके से आपका एंड सो ऑन, कहां तक है इनफाइनाइट तक केस है आपके पास, है ना। अगर देखिए तो 1 मीटर पर जो चार्ज रखा है वो कितना है 1 माइक्रोकूलम्ब का है, ठीक है 1 माइक्रोकूलम्ब। यहाँ पर भी कितने का है 1 माइक्रोकूलम्ब, ये भी कितने का है 1 माइक्रोकूलम्ब, और यहाँ भी कितने का है 1 माइक्रोकूलम्ब, ऐसे एंड सो ऑन आपके पास चलता रहेगा। अब एक बात सुनो, अगर हम देखें तो सबके सब, अगर मैं आपसे कहता हूँ सिंपल सा, तो देखो ये वाला फोर्स जैसे अगर आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ये सब कैसे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 1 माइक्रोकूलम्ब जो है वो इस पर लगाएगा फोर्स, ये वाला भी इस पर लगाएगा, ये वाला भी इस पर लगाएगा, और ऐसे जितने भी इनफाइनाइट तक जितने भी आपके 1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज वाले होंगे वो सबके सब क्या लगाएंगे आपके FC लगाएंगे, मतलब सब रिपल्सिव कुछ इस तरीके से सारे मतलब F नेट जो होगा ऑन 1 कूलम्ब चार्ज पर वो कुछ इस तरीके से आएगा। F नेट जो है वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम्ब, है ना, एज पर द डिफरेंट डिस्टेंसेस, मतलब आपके पास इसकी वजह से इस पर लगने वाला चार्ज क्या होगा k इंटू साथ में कितना होगा दोनों का चार्ज 1 इंटू 1 कूलम्ब में, ये 1 माइक्रोकूलम्ब जैसे मैं लिख रहा हूँ 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है आपके पास 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस इसकी वजह से अगर अपन देखें तो कितना हो जाएगा k इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, प्लस अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा k इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा k इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, और कहां तक जाएगा ये इनफाइनाइट तक। अगर गौर से देखें तो इसमें सब में क्या है आपके पास k भी है और 10⁻⁻6 भी है, हम उठा सकते हैं यहाँ से, तो f नेट जो है वो आ जाएगा आपका k इंटू 10⁻⁻6, अंदर बचेगा 1/1 प्लस 1/4 प्लस का 1/16 प्लस 1/64 एंड सो ऑन, कहां तक इनफाइनाइट तक, है ना। अगर
अगर गौर से देखो तो ये आपको एक जीपी प्रोग्रेशन नहीं दिख रहा भाई, अरे आराम से दिख रहा है यार, जीपी प्रोग्रेशन आपके पास दिख रहा है। देखो हर बार आपका 2 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है, 2 की पावर कह रहा हूं r की पावर, तो ये आपके पास है। मतलब यहां अगर अपन देखें f नेट है, तो ये अगर आपका gp है तो gp के लिए चाहिए आपको क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब r होता क्या था सर, सेकेंड टर्म में आप डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म का, मतलब 1/4 में डिवाइड करोगे 1/1 का, आंसर आएगा आपके पास 1/4। और फर्स्ट टर्म में क्या है a, जिसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 1। अगर आपका r जो है लेस देन 1 हो आपके पास, लेस देन आपके पास a हो, यहां पर देख रहे हैं आप 1/4 जो है लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये होता था सम जो आपके पास आता था सम, अगर n नंबर होते थे तब आता था a1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, जब केस बनता था r इज लेस देन a, है ना। लेकिन आपको एक बात बताइए, यहाँ n टर्म्स नहीं, यहाँ टर्म्स कितने हैं भाई साहब आपके, इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट टर्म्स के लिए जो आपके पास सम ऑफ जीपी होता था वो होता था sm, अगर हम कहना चाहें तो ये होता था a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, जब r आपका कैसा हो लेस देन a, ठीक है। तो आपको एक बात पता है a कितना है, a कितना है आपका 1 है। यहाँ अगर अपन देखें तो a कितना है आपका, सिंपल सा 1 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 1/4, मतलब ऐसे में जाएगा आपके पास कितना, सिंपल सा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 मतलब 3/4, कितना जाएगा ये 4/3। तो सम कितना आ गया आपका 4/3, मतलब f नेट में अगर आप ये वैल्यू रखना चाहें तो कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर -6, ये कितना हो गया आपका 4/3। 4/3, 3 से आपका ये कट गया 3 टाइम्स, 3 × 4 कितना हो गया 12, और यहाँ से आपके पास 10 की पावर 13, ये आपका f नेट आ गया। अगर आप f नेट को इसके साथ मैच करोगे तो ये है कितना 12 × 10 की पावर 3, मतलब x की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास 12। तो जो भी आपके पास वैल्यू पूछा गया है उसका आंसर होगा आपका क्या 12, है ना। बहुत आसान था, एक इंटीजर वैल्यू आपसे पूछी गई थी, है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये कहता है कि दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है, सपोज हमने एक को मान लिया क्या a और दूसरे को हमने मान लिया क्या b, ठीक है। पहले वाले का जो चार्ज है वो कितना है 2.1 नैनो कूलम और दूसरे वाले का है -0.1 नैनो कूलम। इन दोनों को हमने क्या करा, सबसे पहले सिंपल सा दोनों को कांटेक्ट में लेके आओगे तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा क्या आपका, ठीक है। ओवरलैप नहीं कराना है, कांटेक्ट कराना है। तो सिंपल सा आप जैसे ही कांटेक्ट कराओगे तो यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब आप कह सकते हो कि प्लस का 2.1 नैनो कूलम माइनस का 0.1 नैनो कूलम डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा आपका सिंपल सा 2 नैनो कूलम डिवाइडेड बाय 2, मतलब ईच वन इज 1 नैनो कूलम। मतलब अब अगर देखा जाए तो अब केस क्या बन गया है, अब केस आपके पास बन गया है कि जो A है उसके पास भी 1 नैनो कूलम है और जो B है उसके पास भी क्या है 1 नैनो कूलम, और ये दोनों अब सेपरेटेड हैं आपके एक डिस्टेंस से जिसकी कीमत है आपके पास 0.5 मीटर। अब ऐसे केस में आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपकी इन दोनों स्फीयर्स के बीच में क्या लग रहा है, तो सिंपल सा हो गया आपके पास F बराबर कितना होता है, ये होता है 9 × 10 की पावर 9, मैंने आपका कांस्टेंट की वैल्यू पहले रख दी है। और हम बात करें तो कितना हो जाएगा 1 नैनो कूलम क्या होता है 10 की पावर 9, ये हो जाता है 10 की पावर 9 × 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है 0.5 को लिख सकते हैं क्या 5 × 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। एक 10 की पावर 9 से एक 10 की पावर 9 गया और ये आपके पास आ गया कितना, मतलब यहाँ से मिलेगा f जो है वो मिल जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 9/25, और ये बचा 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर 2 और ऊपर बचा हुआ है 10 की पावर 9। 25 से 9 आप काटोगे तो ये कटेगा आपका 0.36 टाइम्स, और 10 की पावर 2 × 10 की पावर -9 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 36 × 10 की पावर -9 न्यूटन। आपको वही तो देना था, पहले आपको 10 की पावर -9 वैल्यू मिल गया है तो आपका यहाँ आ जाएगा 36, तो दिस इज द आंसर। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, है ना। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, ओके। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें भाई।